हाँ भाई, आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जो नया सिलेबस मतलब एक नया पैटर्न से एसएससी अब एग्ज़ाम लेने जा रहा है। जो पहले क्वेश्चंस आपके मेंस में 200 आया करते थे, एक प्रश्न 1 मार्क का था, मतलब 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस। अब ये पैटर्न लगभग पूरा ही चेंज हो गया है। मैं केवल इसलिए नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि भी 135 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो भी आप पाएंगे, और अगर आप पैटर्न देखेंगे क्वेश्चंस का तो भी आप पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है पैटर्न अब एसएससी ने। अब एक तो सेक्शंस आपको पास करने पड़ेंगे। इंग्लिश सेकंड सेक्शन में है, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश के साथ में जीए डाला गया है, जनरल अवेयरनेस डाला गया है। सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ पार करने के बाद ही अगला सेक्शन में जो आपके मार्क्स हैं वो मिलेंगे, मीन्स आपके जो आपने आंसर्स दिए हैं वो चेक होंगे। अगर आपने वो सेक्शंस पास नहीं किए, अभी तक क्या था कि आपने अगर मैथ्स में 0 नंबर लिया, इंग्लिश में 100 ले लिए, कम्युलेटिव स्कोर 100 आ गया तो भी काम चल गया। अब वो काम नहीं चलेगा। अब आपको सेक्शंस पूरे पास करने पड़ेंगे। आपको जीए के अंदर भी स्कोर करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में भी स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी स्कोर करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स में स्कोर भी करना पड़ेगा, और एक कंप्यूटर भी जोड़ दिया है। कुछ हद तक अगर मैं इसको समराइज करूँ ना, तो ये अगर आपको पता हो, आपने कभी एग्जाम दिया हो, तो बैंक के जैसा पैटर्न है ये। बैंक में लगभग ऐसा चलता, अगर पकड़ पाए हो आप बात। जब से नोटिफिकेशन आया, काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किए, पूछा कि भी कैसे ये पैटर्न क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जल्द ही इसका पेपर भी बता दूंगा, एक पैटर्न की 45 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। जो लोग काफ़ी दिनों से क्लासेस देख रहे हैं, जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई एडिटोरियल में पढ़ा ही रहा हूँ आपको। एडिटोरियल अभी ये नाम भी मेंशन कर दिया है एसएससी ने, नाम दिखेगा अभी आपको। तो ये मेंस की बात कर रहा हूँ। मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन सेकंड ऑफ पेपर फर्स्ट, सेकंड सेक्शन में पहला पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। उसमें ये टॉपिक्स हैं, और कुछ चीज़ें मैं अंडरलाइन कर दूं कि जो नया मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है आपको, और पिछला पैटर्न जो आप लोग अडेप्ट कर चुके हैं अपने आप को, उसके अकॉर्डिंग वो कितना हेल्पफुल रहेगा, और क्या चीज़ें वहाँ पे ड्रॉप करनी चाहिए। क्योंकि हैबिट बन गई है अब। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में हैं जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब उन लोगों को थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया था इंग्लिश पर, मैथमेटिक्स पर मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब उनको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, इक्वल तरीके से फोकस करना पड़ेगा, रीजनिंग पर भी, मैथ्स पर भी, जीके पर भी, इंग्लिश पर भी, और कंप्यूटर पर भी। तो इसमें देखो, एक तो वोकैबुलरी, डेफिनेटली ये तो सेगमेंट ऐसा है जो कि आएगा ही। मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा जब भी क्लासेस शुरू की हैं तो बताया है कि 3 चीज़ों से मिलकर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बनती है। अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे, कोई एसएससी का डाला हुआ मैंने एक वीडियो कि कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इंग्लिश को लेकर, तो वहाँ मैंने बताया है कि ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीज़ें, इनसे मिलकर ही आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बनती है। यहीं से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। और मैंने हमेशा एक बात और मेंशन करी है, अगर आपने वीडियोस देखे हैं, आपने क्लासेस अटेंड की है, कि ग्रामर जो है ना वो लीस्ट इंपॉर्टेंट कहता आया हूं मैं हमेशा, कि सिलेक्शन उनका होगा जो फोकस करेंगे वोकैब पर, जो फोकस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पर। और अभी तो मुझे ये कहना चाहिए नए पैटर्न के अनुसार कि सिलेक्शन उनका होगा जो कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करेंगे, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये, और पहले नंबर पे ये। मतलब ग्रामर लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों सेगमेंट्स में। अगर देखें वो समझ में आ जाएगा आपको ये सब कुछ देखकर भी। लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि घबराने की बात है, हमें तो ग्रामर ही आती थी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ग्रामर ही आती है हमें तो, अब वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तो कैसे चलेगा। सब कुछ बहुत आसान है, ध्यान से समझना। तो वोकैबुलरी एक पार्ट है, ग्रामर। अब ग्रामर शब्द मतलब पूरी ग्रामर आ गई इसमें। जो आप कॉमन एरर्स किया करते थे, जो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया करते थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस किया करते थे, वो पूरा आ गया। एक नई चीज जोड़ी है एसएससी ने, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस बेसिस पर पूछा जाएगा वो तो देखो भविष्य में है, कैसा पेपर आने वाला है। एसएससी भी एक मॉडल पेपर देगा आपको एग्जाम से पहले कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी मैं बता दूं आपको कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चंस आ जाएं। हो सकता है कि SVOCA आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब आ जाए, एडवर्बियल्स ये सब आ जाए। हो सकता है कि आपको जैसे CDS में एक पैटर्न था, 10 क्वेश्चन शुरू के आया करते हैं, 120 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से
उसमें 10 क्वेश्चन शुरू के आते हैं कि कौन सा पार्ट अंडरलाइन करके दे रखा होता था, कौन सा पार्ट नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो वैसा पूछ सकते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस बेसिस पर आएगा वो तो बाद का रिवील हो जाएगा आगे, लेकिन ये नया पैटर्न जोड़ दिया है। ये ग्रामर का ही पैटर्न है, तो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों ग्रामर से ही हैं, कहीं वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन की बात इसमें नहीं है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया करते थे, ठीक है, लेकिन एक बात समझ जाएं आप, यहाँ पे एसएससी ने ये चीज जोड़कर थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल दिया है, करेक्ट यूसेज। इसका मतलब अब एंटोनिम्स उन्हें रटे हुए काम में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है नहीं आएंगे काम में, आ जाएंगे, आपने जो प्रयास किया है वो सारा निरर्थक चला गया, ऐसा नहीं है, लेकिन अब एंटोनिम्स सिनोनिम्स के जो वर्ड्स आप याद करते हो उसका कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस भी आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में कहां पर काम आएगा। आपको वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी वर्ड के 2-3 मीनिंग भी हो सकते हैं। यह सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही क्लास में कहा कि यह बैंकिंग का पैटर्न है। बैंक में कभी पेपर आपने दिया हो या नहीं दिया हो तो गूगल करना और पेपर, पिछले साल का कोई पेपर निकाल के देखना। उसमें जब इंग्लिश पूछते हैं आपसे, पैसेज पूछते हैं, और पैसेज में जब आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वो ये पूछते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज देखिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, पैसेज के संदर्भ में जाके देखो और वहां बताओ। तो वैसा ही कुछ है कि करेक्ट यूसेज क्या हो सकता है, वो कुछ एक नया ट्विस्ट है। तो एक तो ये चीज नई है, ये चीज नई है, ठीक है। इतना ही नहीं है, काफी कुछ और मेंशन किया है। स्पॉट द एरर आया करता था, कॉमन एरर्स हैं, वही पुरानी चीजें हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है, वही है, आ रखे थे। अभी फिर से इन्होंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और होमोनिम्स ये सब दिए हैं, ठीक है ना। ये दोबारा से दिए हैं, इसका मतलब वो वाला जो सेगमेंट था वहां तो करेक्ट यूसेज क्या है। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई द वर्ड, द गिवन वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, यहां पे आपको रटा रटाया काम आ जाएगा। फिर से मेंशन किया है। स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, दोनों में अंतर है। दोनों का मतलब ऐसे तो ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। लेकिन एक बैंक में एक प्रश्न आता था, एक सेंटेंस देकर, और जैसे कॉमन एरर का क्वेश्चन बनता है वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन थे, और जो गलत स्पेलिंग वाले वर्ड हैं उनको बोल्ड करके देता था बैंक के अंदर। वैसा ही कुछ पेपर है, डिटेक्ट करना पड़ सकता है। एक पूरा सेंटेंस होगा, उसमें से आपको कोई वर्ड जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है या करेक्टली स्पेल्ड है वो पूछ सकते हैं। तो लगभग बैंक का सा बताया जैसे मैंने आपको। ईडियम्स एंड फ्रेजेस वही पोर्शन है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आप पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो एसएससी ने थोड़ा सा इसमें नए ईडियम्स और फ्रेजेस पूछती थी एसएससी, नया ही पूछते थे इसके अंदर, तो ये तो नया आने की संभावना है ही। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेम है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस सेम है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो पसंदीदा एक पोर्शन, जो भी मेंस के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक, एक्टिव, पैसिव और नरेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते थे ये। याद करो उस टाइम को जब ये 47 मार्क्स के आया करते थे या 45 मार्क्स के आया करते थे। अभी वो टाइम चला गया। अभी इतने तो मार्क्स, मतलब इतने तो क्वेश्चंस ही नहीं है कि कितने आएंगे इसमें से, ठीक है ना। हालांकि हो सकता है वेटेज ज़्यादा आ जाए, लेकिन इतना कुछ आने का अब की बार संभावना कम है। आगे समझ में आएगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये तो वो नरेशन और वॉइस का हो गया। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ये कुछ थोड़ा सा नया, कुछ नया नहीं वैसे। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, जैसे मान लो मैं लिख दूं एम अ टीचर आई, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, एम अ टीचर आई, और मैंने इसको अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ये कह दिया पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, और 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे इसमें। इन 4 में से कौन सा सही अरेंजमेंट होगा, तो ऐसे मैंने वर्ड्स को सफल कर दिया, है ना। ये बात वही है पैराजंबल वाला सही, लेकिन यहाँ पे पैराजंबल सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स हैं। और अगला है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग, मतलब वही PQRS वाला पैटर्न, लेकिन लंबे सेंटेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसकी लैंग्वेज है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, एक पैसेज में सेंटेंसेस होंगे, वो लंबे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लोज पैसेज, क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं आप, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ठीक है, पैसेज हो गया। इसके बाद देखो एक नई चीज यहाँ पे जो एसएससी ने मेंशन किया है, और आप समझेंगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट था जब मैंने कहा था कि एडिटोरियल पढ़ा करो। टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, सबसे ज्यादा स्ट्रेस एसएससी ने दिया कॉम्प्रीहेंशन पर। बैंक के पेपर्स देखिए, बैंक पीओ के देखिए, बैंक एसओ के देखिए, उसमें कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। और ऐसे ऐसे पैसेजेस होते थे कि इतने लंबे कि पढ़ ही नहीं पाते थे।
आपने एक ट्रेलर तो देखा ही होगा मूवी का इसका। अभी जो एग्जाम हुआ था, एसएससी ने जो एग्जाम लिया था ना इस बार, उसमें पैसेज बच्चों ने यही कहा था कि सर पैसेज बहुत लंबे थे इस बार, जो मेंस के पैसेज थे बहुत लंबे लंबे पैसेज। तो ट्रेलर दिखाया था एसएससी ने, अब पिक्चर शुरू कर रहा है कि बहुत लंबे लंबे पैसेजेस हो सकते हैं, और उन पैसेजेस में से एक या दो पैसेज ऐसे होंगे जहां पर लैंग्वेज आप डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 और मोर पैसेजेस। एक बात और समझ लीजिए कि जब 200 क्वेश्चंस आया करते थे, उनमें कितने पैसेज हुआ करते थे? 200 में से कितने क्वेश्चंस पैसेज के थे? कितने पैसेज थे? 5 पैसेज थे, 6 पैसेज थे, यही था। अभी 3 पैसेज 45 क्वेश्चंस हैं केवल। आप देखो इसको, 200 में से 5 पैसेज, 6 पैसेज, अभी 45 में से 3 पैसेज पूछने वाला है। हो सकता है 3-3 क्वेश्चन हो सकता है 4-4 क्वेश्चन हो, लेकिन 3 पैसेज, और साथ में ये और कहा है कि और भी ज्यादा कर सकते हैं हम। 3 तो देंगे ही देंगे, 3 से ज्यादा भी आ जाएंगे। ये मत सोचना डरा रहा हूं मैं, डरा नहीं रहा हूं। एक्चुअल में मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग ग्रामर लव करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनका है। तो ये अब थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। अब देखिए पैसेज कहां से आएगा, ये बताया है कि 1 पैराग्राफ, एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक तो आएगा ही। हो सकता है आपके भाग्य अच्छे हों तो तीनों ही आ जाएं, कम से कम एक आएगा। आपके भाग्य पे डिपेंड है। हनुमान चालीसा आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, भगवान का नाम जपा हुआ है, ईश्वरी कृपा दृष्टि आप पे है अगर, तो हो सकता है कि सारे के सारे पैसेज स्टोरी से आए। लेकिन आपके भाग्य कैसे हैं आपको पता है। तो फिर पैसेज कहां से आएंगे? बाकी के 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो आएंगे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स अपडेट कर सकते हो केवल और केवल न्यूज़पेपर से, और लिखा है जो कि या तो कोई रिपोर्ट से आएगा या फिर किसी एडिटोरियल से आएगा। अब ये पोर्शन समझ लेना आप, एडिटोरियल। जिन्होंने न्यूज़पेपर की हैबिट डेवलप की हुई है उनके लिए कुछ खास नहीं है। जिन्होंने अखबार को आज तक टच ही नहीं किया, जो अखबार पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जिनको घृणा सी होती है, चक्कर आते हैं अखबार देखकर, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। अब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, समझ गए होंगे जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया उसी में कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। यू हैव टू फोकस मोर ऑन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। अभी मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा सर कॉम्प्रिहेंशन देख के तो हमें मन ही नहीं करता, ऐसा मन करता है कि छोड़ दें। अब मन को कंट्रोल करना है। अब ये मन कंट्रोल किए बगैर तो ये हर्डल्स पार होनी नहीं है, क्योंकि 135 मार्क्स, 45 क्वेश्चंस विल बी देयर, ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, 135 मार्क्स विल बी देयर। हाईएस्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो इंग्लिश बन गया है, ठीक है ना। 135 मार्क्स में से अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, अगर आपको एसएससी क्लियर करना है, तो आपको अपने मन पर काबू करना पड़ेगा। और तरीका बताता हूं कैसे होगा। शुरुआत के 2-3 दिन, 4 दिन किसी इंग्लिश को टेक्स्ट को पढ़कर हो सकता है अजीब लगे, हो सकता है यू विल फील लाइक नॉट रीडिंग एनी बुक, लेकिन ग्रेजुअली ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। हमारा मन कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है। हम लोग जो डेली करते आए हैं उसी में कंफर्टेबल फील करता है। कंफर्ट जोन से बाहर आओगे जान घबराएगी, मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख दिया तो निश्चित रूप से ये चीजें आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएंगी। तो इसलिए एक तो अखबार पढ़ना शुरू कर दें अभी से, आज से ही। और एक बात कि चूंकि प्री तो सिलेबस सेम ही रखा है एसएससी ने, कुछ भी नया नहीं है, पहले तो पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित करना है, क्योंकि क्वालिफाई कर दिया तो क्वालिफाई तो करें उसको, उसके बाद मेंस की बात स्टार्ट करेंगे। मेंस एग्जाम में थोड़ा टाइम भी है, लेकिन अभी से अपनी हैबिट्स को सुधार लें। आप अगर आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ सकते हैं आप? नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिस भी जोनर का नॉवेल आपको इंटरेस्टिंग लगे, कोई रोमांटिक नॉवेल हो सकता है, कोई फिक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई स्टोरी बुक हो सकती है, व्हाटएवर, जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ें आप, लेकिन पढ़ें, हैबिट डालो। 10-15 पेज तो एटलीस्ट गो थ्रू करने ही हैं। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरुआत में अजीब लगेगा, शुरुआत में ये भी फीलिंग डेवलप होगी एसएससी छोड़ देते हैं, लेकिन कहाँ जाओगे? जिस भी एग्जाम में जाओगे इंग्लिश को पाओगे। अभी एग्जाम पैटर्न ही पूरी तरीके से डेवलपिंग फेज में है। अभी हर एक के अंदर इंग्लिश का पोर्शन डे बाय डे डिफिकल्ट हो रहा है। 2017 में एक ट्रेलर दिखाया था एसएससी ने मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट करके, 2017 की बात है, मुझे याद आता है। 2022 पंचवर्षीय योजना थी, 2022 में ट्रेलर दिखा दिया इंग्लिश का, बेहतरीन आएगी कर इंग्लिश। मैं फिर कह रहा हूं डरा नहीं रहा, लेकिन बहुत बेहतरीन आएगी, अच्छी आएगी इंग्लिश। इसके लिए अपना कॉम्प्रिहेंशन लेवल, अब एग्जामिनर ये चाहता है कि जो एस्पिरेंट आए वो केवल तुक्का नहीं लगाएं,
जय माता दी ए, जय माता दी बी अभी तक हो गया था, माता रानी ने कुछ कृपा भी करी है, 10-20 नंबर भी दिलाए हैं 200 में से, लेकिन अभी ये जय माता दी ए वाला सिस्टम है नहीं। जब पैसेज की बात है, जब क्लोज पैसेज की बात है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स की बात है, सेंटेंसेस की बात है पैसेज में, तो वहां पे तो कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता विकसित करनी है। हो जाएगी। नॉवेल्स पढ़ना है और इसके अलावा अखबार पढ़ना है। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने कुछ दिनों से बंद किया हुआ है, एडिटोरियल मैंने बता भी रखा है, नोटिफिकेशन डाला हुआ था, लेकिन अब मैं जल्दी शुरू कर दूंगा फिर से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू ये पढ़ें, इजीली अवेलेबल जो भी है वो पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा पढ़ेंगे। अगर आपने 6 महीने अखबार पढ़ लिया, 5 महीने पढ़ लिया, बड़ी शिद्दत से पढ़ लिया, समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि सर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया, समझने लग गए, शुरुआत थी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, समझ में आएगा, टाइम बिताने से समझ में आएगा, जितने दिन गुजरोगे इन चीजों समझ में आने लग जाएगा। एक तो कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है, दूसरा प्रतिदिन 25 से 30 वर्ड्स याद करना शुरू कर दो और कोशिश करो कि सेंटेंसेस भी देखें उसके। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं इसको समअप कर दूं, समराइज कर दूं, मैंने क्यों एडिटोरियल ही स्टार्ट किया हुआ था यूट्यूब पर, क्यों मैं इसी को ज़्यादा स्ट्रेस करता हूं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। शुरुआत में मैंने ही यहाँ पे लगाया था थंबनेल पे कि वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, तीनों चीज़ें एक साथ, और ये तीनों चीज़ें वास्तव में एक साथ कवर होती हैं। ना ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है, ना वोकैब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये पढ़ने की ज़रूरत, लेकिन एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स तो निकालते हुए आएंगे आप, तो वो ज़रूरी है, वो अखबार में नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए वो तो निकालने ही निकालने हैं। बाकी आप लोग 25 से 30 वर्ड्स डेली के याद करें, और ये वर्ड्स आप सेंटेंसेस को देखते हुए याद करें ताकि कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता भी हो, क्योंकि सेंटेंस में करेक्ट यूसेज क्या है वो पूछेगा आपसे, वो तभी आएगा जब अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे हुए होंगे। ये कैसे याद कर सकते हैं? शुरुआत में फिर वही बात कि आपको बिल्कुल इंसिपिड लगेगा, बहुत ही नीरस लगेगा, कैसे याद करें? तो ग्रुप में याद करें, 2-2, 3-3 लोग बैठ जाएं और कंपटीशन करें कि स्टॉप वॉच लगा के कौन पहले सुनाएगा। इस तरीके से पहले जिसके याद हो जाते हो, बाकी 2 उसको पार्टी दो, छोटी मोटी पार्टी करना, 50-50 हज़ार की पार्टी नहीं करनी है ना। 5 रुपए की पार्टी कर ली, 2 रुपए दे दिए। आप पूछोगे 5 रुपए में कौन सी पार्टी होती है, लेकिन मतलब शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए। इससे क्या है, कंपटीशन टफ होगा, और कंपटीशन व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। अकेले याद करोगे तो नीरस लगेगा, आज करोगे कल नहीं कर पाओगे। एक रेगुलरिटी मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप रेगुलर याद करते हो, पर डे याद करते हो, तो ये 30 दिनों में आपके 750 से 900 वर्ड्स याद हो जाएंगे, जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी संख्या है, अच्छा फिगर है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ लें, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। इनसे जो वो कैब मिले वो भी नोट करते चलें, ये सब हो जाएगा। एक्स्ट्रा और कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो आप लोग जो करते आए थे वो करना ही है। लेकिन जिस हिसाब से आप पढ़ रहे थे, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश, और मैथ्स का तो क्या जुनून भारत में है, पूरा भारत ही मैथ्स के पीछे पड़ा हुआ था, उसको छोड़ के अभी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा पूरा ड्रॉप करना है, मैथ्स भी 30 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स कैरी करेगा एक क्वेश्चन, 90 मार्क्स की मैथ्स है, लेकिन अब पूरा दिन नहीं देना है इसको। अब आपको प्रोपोर्शनली, अनुपातिक रूप में बांट लो कि कौन सी चीज़ करनी है। एक जीके नहीं पढ़ते अपन लोग, जीके पढ़ना शुरू कर दो। जीके के लिए भी अखबार पढ़ते हो तो जीके करंट तो वैसे अपडेट हो जाएगा। अगर आप अखबार गो थ्रू करते हो तो करंट अफेयर्स तो वैसे अपडेट कर लोगे आप। बाकी जो आपका स्टैटिक है, या फिर कोई ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या हिस्ट्री है, जो भी आपके सोर्सेज, जो अच्छी बुक हो, जो भी रेकमेंड कर रहा हो कोई टीचर, उनसे पूछ के आप वो भी शुरू कर दो। और डेली के क्वेश्चंस की एक लिमिट बना लो कि हाँ मुझे इतना तो एटलीस्ट याद करना ही है, इतना तो पढ़ना ही है। ऐसा करोगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन अब साथ लेके चलना है। कंप्यूटर बेसिक है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो हो जाएगा। बाकी इन 4 पे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। रीजनिंग आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि एसएससी रीजनिंग को धीरे धीरे डिफिकल्ट करेगा, क्योंकि एसएससी इज अल्टीमेटली चेजिंग बैंक, इट इज़ बैडली आफ्टर बैंकिंग पैटर्न। तो मुझे लगता है बैंकिंग पैटर्न आ ही जाएगा, और बैंकिंग में पता हो तो हाई लेवल रीजनिंग पूछते हैं, तो कहीं ऐसा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर की हाई लेवल डाल दे ये ब्रैकेट में, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रीजनिंग इन्होंने मेंस में जोड़ा है, प्री में है ही, तो ये कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेंगे। आपने सिलेबस देखा होगा, गो थ्रू किया होगा, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हो, कुछ भी हो, देख लेना आप उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। आज से ही, अभी से ही अखबार पढ़ना शुरू कर दो। मैंने जैसे कहा शुरुआत मुश्किल है, लेकिन 7 से 10 दिन तक पढ़ोगे रेगुलर तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। टाइम बिताओ, प्रेम अपने आप हो जाएगा। समय नहीं बिताओगे तो फिर नफरत ही है।
मतलब आपको किसी चीज़ से शिद्दत से अगर कोई चीज़ को जीना है ना, तो उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके जा सकते हो, इसके साथ टाइम बिताओ, अपने आप समझ में आएगा, इजी वे में समझ में आएगा। और आपको तो कुछ करना ही नहीं है। जो एडिटोरियल 5 बजे मेरे वाला आता है वो देख सकते हैं आप, उसमें आप 25 से 30 मिनट्स 35 मिनट्स का एक सेशन होता है। कुछ भी नहीं करना होता आपको केवल मोबाइल चला के, ईयरफोन लगा के, एक नोटबुक लेके, पेन लेके बैठना है। जो मैंने बताया उसको नोट करते जाना है। नोट्स बनाने हैं। क्या नोट्स बनाओगे? जो इंपॉर्टेंट ग्रामर का कॉन्सेप्ट आ गया वो नोट कर लो, जो वोकैब आ गई वो नोट कर लो। ट्रांसलेशन मैं करवा ही रहा हूँ। जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो नाइट में डिनर करने के बाद व्हेनेवर यू गेट टाइम उसको फिर से गो थ्रू करो और खुद से समझने की कोशिश करो कि मैंने जो पढ़ाया था और आपने जो समझा, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको वोकैब रिकॉल हो रही है। अगर हो रही है दैट इज फाइन, नहीं हो रही है थोड़ा सा और एफर्ट्स पुट करेंगे, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लग जाएंगी। तो सही स्ट्रेटजी तो यही है। बाकी मैं नहीं चाहता कि आप घबराएं, लेकिन आपको जरूर से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न चेंज है। पहले वाला पैटर्न काम नहीं आएगा, रटा रटाया कुछ भी काम नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? कोई क्वेरीज हो आपकी तो पूछ सकते हो।